अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मई का महीना जारी था। गर्मी उरूज पर थी। धूप में ऐसी तेज़ी थी कि सूरज की शुआएं बदन के आर पार हो जाती थीं और चंद लम्हे खुले आसमान में रहने के बाद यूँ महसूस होता था कि खोपड़ी में से भेजा पिघल कर चेहरे पर आ जाएगा। ये मौसम शदीद हो या लजीज, ये सब इसकी कुदरत का करिश्मा है जो कि कुल कायनात का मालिक है और इसका कोई भी काम मसले से खाली नहीं होता। मई में गंदम की फसल तैयार हो जाती है और इस फसल की पकाई के लिए तेज़ धूप दरकार होती है। इंसान अगर सब्र और शुक्र से काम ले तो वो कुदरत की बेबहा रहमतों से कमा हक़्क़हू फ़ायदा हासिल कर सकता है। इन दिनों गंदम की कटाई का दौर चल रहा था। ऐसी ही एक हफ्ज़दा सुबह में तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक अंधोनाक खबर मेरी मुंतज़िर थी। मिर्ज़ापुर से 2 अफराद आए थे और उन्होंने बताया कि एक बंदे का कत्ल हो गया है। मैंने बारी बारी इत्तला कुनिंदगान के चेहरों का जायज़ा लिया। वो सीधे साधे देहाती थे। मैंने पूछा कि कौन कत्ल हुआ? जीला, एक ने बताया। इसका असल नाम तो जमील है मगर लोग इसे जीला कहते हैं। कत्ल की वारदात किस जगह हुई है? मैंने सवाल किया। और कातिल कौन है? कातिल का तो कुछ पता नहीं सरकार, मिस्कीन सूरत वाले एक देहाती ने जवाब दिया। जीला की शादी होने वाली थी और उसकी लाश उधर खेतों में पड़ी है। मेरे इस्तफसार पर उन्होंने बताया कि वो मिर्ज़ापुर से ताल्लुक़ रखते थे और ये वाक़या भी मिर्ज़ापुर के इलाके ही में पेश आया था। इन दिनों मेरी तैनाती ज़िला शेखुपुरा के एक दूर दराज थाने में थी। मिर्ज़ापुर मेरे थाने की हुदूद में आता था। मिर्ज़ापुर नामी ये गाँव ज़िलाई सरहद पर वाक़ था। इसकी मगरबी सिमत में ज़िला लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद और जनूबी सिमत में ज़िला उकाड़ा था। ज़िला उकाड़ा और शेखुपुरा के दरमियान दरियाए रावी रवां दवां था। अगर उकाड़ा से मशरक़ की जानिब सफ़र करें तो रावी के साथ साथ ज़िला कसूर और फिर ज़िला लाहौर आता था। शेखुपुरा बैक वक्त रावी के किनारे से लाहौर, कसूर और उकाड़ा से जुड़ा हुआ था। मैंने एक कांस्टेबल को साथ लिया और इत्तला कुनिंदगान के हमरा जाए वक़ुआ पर पहुँच गया। ताहत देने का खेतों का वसी और अरीज सिलसिला फैला हुआ था। ये मिर्ज़ापुर की ज़राई अराज़ी थी जो मगरबी सिमत आगे जाकर ज़िला लायलपुर की अराज़ी से मिल जाती थी। लायलपुर की हुदूद में पहला गांव हवेली मुराद था। मिर्ज़ापुर और हवेली मुराद में लगभग 8 मील का फासला था। ये दोनों अपने अपने ज़िले के सरहदी गाँव थे। जाए वक़ुआ एक ऐसा खेत था जिसमें आधी फसल की कटाई हो चुकी थी और आधी फसल अभी बाकी थी। मकतूल जमील और जीला की लाश खेत के इस हिस्से में पड़ी थी जहां कटाई का अमल जारी था। मैं उकड़ू बैठकर जीले की लाश का मुआयना करने लगा। मकतूल की खोपड़ी का बुरा हशर किया गया था। सर के अगबी हिस्से में किसी भारी आहनी शय से ऐसी खौफनाक ज़रब लगाई गई थी कि उसकी खोपड़ी चटक कर रह गई थी। खोपड़ी की हालत बताती थी कि इस मोहलिक ज़रब के बाद वो चंद मिनट में अन्ना लीला हो गया होगा। सर वाली चोट से निकलने वाले खून ने उसका चेहरा और बदन का बालाई हिस्सा तरबतर कर दिया था। ताहम इस वक्त वो खून जमकर खुश्क हो चुका था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक जीले को मौत के मुंह में गए 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। मैंने उलट पुलट कर जीले की लाश का मुआयना किया तो इसके बाएं हाथ पर एक पट्टी बंधी देखी। पट्टी वाला कपड़ा भी खून आलूद था और ये खून उसके हाथ वाले ज़ख्म से खारिज होकर कपड़े तक पहुंचा था। जीले की खोपड़ी के अकबी हिस्से पर लगने वाली चोट से जाहिर होता था कि इसकी बेखबरी में सर को निशाना बनाया गया था। इसकी लाश के करीब ही दराती भी पड़ी हुई थी और एक जानिब कटी हुई गंदम का अंबार भी दिखाई दे रहा था। मुझे ये समझने में कतन किसी किस्म की भी दुश्वारी पेश नहीं आई कि अपनी मौत से कब मकतूल बड़े इन्हमाक से गंदम की कटाई में मसरूफ़ था कि किसी शकील कल्ब शख्स ने किसी बाहरी आहनी चीज़ से ज़रब लगाकर उसे मौत की नींद सुला दिया था। जीले की लाश का तफसीली मुआयना कर लेने के बाद मैंने जाए वक़ुआ का जायज़ा लिया। आला कत्ल बाजियाब न हो सका था। जीले की लाश को चिलचिलाती धूप में रखना मुनासिब नहीं था, लिहाजा मैंने इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िलाई अस्पताल भिजवा दिया। फिर मौके पर मौजूद अफराद से पूछगछ करने लगा। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक वहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मौजूद थे जिनमें मकतूल का बाप रफ़ीक और बड़ा भाई शकील भी शामिल थे। ये तीनों बाप बेटे आजकल गंदम की कटाई में मसरूफ़ थे। रफ़ीक 15 एकड़ अराज़ी का मालिक था और यही अराज़ी इनका ज़रिया रोज़गार थी। रफ़ीक की उम्र 50 से ज़्यादा थी। वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक एक किसान था।
जवान बेटे की मौत ने उसे तोड़कर रख दिया था। मैं इसे लेकर एक दरख्त के नीचे आ बैठा। वहां पर मौजूद अफराद ने हमारे लिए एक चारपाई का बंदोबस्त कर दिया था। रफीक, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मुझे तुम्हारे बेटे की अलमनाक मौत का बहुत दुख है। मैं इसे जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरा वादा है कि बहुत जल्द मैं जिले के कातिल को केफर किरदार तक पहुंचा दूंगा। थानेदार साहब, जिले की चंद माह बाद शादी होने वाली थी। वो रुहासी आवाज में बोला। पता नहीं किस जालिम की नजर इसे खा गई। जिले को जिस जालिमाना तरीके में मौत के घाट उतारा गया, इससे जाहिर होता है कि कातिल के दिल में इसके लिए बहुत ज्यादा नफरत थी। मैंने रफीक की आंखों में देखते हुए कहा, अब तो मुझे बताओगे कि जिले की दुश्मनी किस शख्स से थी? किसी से नहीं जनाब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। जिला तो अपने काम से काम रखता था। इसके जुम्मे जो भी काम किया जाता था वो उसको फौरन निपटाने की करता था। इसके ना तो दोस्त थे और ना ही दुश्मन। दोनों भाई मिलकर खेती बाड़ी में मेरा हाथ बटाते थे। लेकिन ये भी हकीकत है कि कोई खामखा किसी की जान नहीं लेता। मैंने कहा, मैं किसी भी कीमत पर यह नहीं मान सकता कि बगैर दुश्मनी के तुम्हारे बेटे को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया हो। मैं क्या कहूँ जी, वो बेचारगी से बोला। सोना रफी बेहतर जानता है। तुमने बताया है कि चंद माह बाद जिले की शादी होने वाली थी। मैंने रफीक के चेहरे पर निगाह जमाते हुए इस्तफसार किया। तुमने मकतूल का रिश्ता कहाँ तय किया था? अपने बड़े भाई सिद्दीक की लड़की से, उसने जवाब दिया। नबीला सिद्दीक की अकलौती बेटी है। क्या तुम्हारा भाई सिद्दीक भी मिर्जापुर ही में रहता है? मैंने पूछा। नहीं जनाब, उसने नफी में गर्दन हिलाते हुए बताया। सिद्दीक मिर्जापुर से 8 मील दूर एक गांव हवेली मुराद में रहता है जनाब। वहाँ इसकी मिठाई और दूध दही की दुकान है। अगरचे मिर्जापुर और हवेली मुराद के बीच और कोई गांव नहीं पड़ता था। ये दोनों देहात ज़रई अराजी के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन सरहदी तकसीम की रूह से मिर्जापुर जिला शेखुपुरा में और हवेली मुराद जिला लायलपुर में शुमार होता था। रफीक, एक बात का सोच समझ कर जवाब देना, मैंने राजदाराना अंदाज में कहा। इस रिश्ते के हवाले से तुम्हारी या जिले की किसी से कोई नाराजगी या लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई थी? बिल्कुल नहीं थानेदार साहब, वो जल्दी से बोला। ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया। और इधर हवेली मुराद के बारे में क्या कहते हो? जी, मैं समझा नहीं। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। मेरा मतलब है कि जिले से रिश्ता तय होने से पहले नबीला के लिए कोई और रिश्ता भी आया था। मैंने वजाहत करते हुए कहा, कोई ऐसा रिश्ता जिसे तुम्हारे भाई ने ठुकरा दिया हो और वो जिले का दुश्मन बन गया हो। देखें जी, जिस घर में बेरी का दरख्त लगा हो वहाँ पत्थर तो आते ही हैं। वो गहरी संजीदगी से बोला। इसी तरह जिस घर में जवान लड़कियां या लड़की हो वहाँ रिश्ते भी आया ही करते हैं। जाहिर है नबीला के और भी रिश्ते आए होंगे, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं कि सिद्दीक के इनकार पर कोई सिद्दीक का या जिले का दुश्मन बन जाता। इस सिलसिले में तो सिद्दीक ही आपको बता सकता है। ठीक है, ये सवाल मैं सिद्दीक ही से करूँगा, मैंने कहा। फिर पूछा, तुमने बताया कि तुम तीनों बाप बेटे मिलकर खेती बाड़ी करते हो। क्या कल भी तुम तीनों ही खेतों में मौजूद थे? जी नहीं, उसने नफी में गर्दन हिलाई। मेरी कमर में शदीद तकलीफ थी, इसलिए मैं घर पर आराम कर रहा था। जीला और शीला को मैंने गंदम की कटाई के लिए खेतों में भेज दिया था। शीला से उसकी मुराद जीला का बड़ा भाई शकील था। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, अब तुम्हारी कमर की तकलीफ का क्या हाल है? जनाब, क्या बताऊं, वो भराई हुई आवाज़ में बोला। इस वाक़ये ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी है। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, मेरा जवान जहान पुत्र कत्ल हो गया है। मैं रफ़ीक के जज्बात और एहसासात को बखूबी समझ रहा था। जवान बेटे की अलमनाक मौत ने उसे बूढ़े बाप पर क़यामत ढा दी थी, और बेटा भी वो जिसकी चंद माह बाद शादी होने वाली थी। मैंने जिले के बाएं हाथ पर एक पट्टी बंधी हुई देखी है, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो? वो पट्टी तो मैंने भी देखी है थानेदार साहब, वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोला। कल सुबह घर से जब वो निकला था तो इसके दोनों हाथ सलामत थे, लेकिन फसल की कटाई के दौरान में उसके हाथ पर चोट लग गई थी, इसलिए उसने पट्टी बांधी थी। मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। फिर पूछा, जिला उमूमन कितने बजे तक खेतों से आ जाया करता था? हम तीनों मगरिब की अजान से पहले ही काम रोक दिया करते थे, उसने बताया। फिर एक साथ ही घर रवाना हो जाते थे। कल तुम कमर की तकलीफ के बाद खेतों में आए ही नहीं थे, मैंने कहा।
کیا جیلا اور شیلا مغرب کی اذان سے پہلے گھر پہنچے تھے؟ صرف شیلا پہنچا تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ جیلا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ جب میں نے شیلا سے جیلا کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ فصل کاٹتے ہوئے دراتی سے جیلے کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے، لہٰذا اس نے جیلے کے ہاتھ پر پٹی باندھی اور اسے گھر جانے کے لیے کہہ دیا، پھر وہ خود اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ جیلا مغرب کی اذان سے پہلے ہی کھیتوں سے روانہ ہو گیا، لیکن گھر نہیں پہنچا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ جیلا کتنے بجے کھیتوں سے نکلا تھا؟ اگر آپ یہ سوال شیلا سے کریں تو وہ آپ کو بہتر طور پر بتا سکے گا، وہ بے بسی سے بولا۔ میرا دماغ تو کام نہیں کر رہا تھانیدار صاحب۔ ٹھیک ہے، باقی کی پوچھ گچھ میں شیلا سے ہی کروں گا، میں نے کہا۔ بس تم آخری سوال کا جواب دے دو۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر پوچھا، جب گزشتہ رات جمیل عرف جیلا گھر نہیں پہنچا تو آپ لوگوں کو تشویش نہیں ہوئی؟ آپ لوگوں نے اسے تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ ہم نے پورا مرزا پور چھان مارا تھا، وہ دکھے ہوئے لہجے میں بولا۔ پوری رات ہم نے پریشانی میں جا کر گزاری ہے۔ اس کی ماں کا تو برا حال تھا، ہماری نظریں گھر کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں، سو اس وجہ سے ہم رات بھر تقریباً جگتے ہی رہے۔ ہوا سے بھی دروازہ ہلتا تھا تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیلا آ گیا ہے، لیکن وہ نہیں آیا، اور پھر صبح اس کی موت کی خبر آ گئی۔ جیلے کی موت کی خبر آپ لوگوں تک کس نے پہنچائی تھی؟ میں نے استفسار کیا۔ شوکت علی نے، رفیق نے بتایا۔ کون شوکت علی؟ مرزا پور کا ہی وسنیک ہے جی، اس نے جواب دیا۔ 4 سال پہلے فوج میں بھرتی ہوا تھا، آج کل چھٹی پر گاؤں آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے رفیق، میں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، اب تم گھر جا کر آرام کرو، اگر کوئی ضروری بات ہوئی تو میں تمہیں تھانے بلا لوں گا یا خود تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ میں نے رفیق کو فارغ کرنے کے بعد موقع پر موجود افراد سے بھی پوچھ گچھ کی، لیکن کوئی بھی خاص بات پتہ نہ چل سکی۔ تھوڑی دیر بعد فوجی جوان شوکت علی بھی وہاں آ گیا تو میں نے اس سے بھی 2 باتیں کر لیں۔ شوکت علی کی عمر 25 کے قریب رہی ہوگی، وہ ایک گبرو جوان تھا۔ میں نے رسمی الیک سلے کے بعد اس سے کہا، شوکت علی، مجھے پتہ چلا ہے کہ جیلے کی لاش آج صبح تم نے دریافت کی ہے۔ میں نے نہیں، ڈبو نے، وہ زمینی انداز میں بولا۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، ڈبو کون؟ ڈبو میرے کتے کا نام ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اوہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تفصیلات کیا ہیں؟ تھانیدار صاحب، میں نے ایک بل ڈاگ پالا ہوا ہے، اس نے بتایا۔ اگرچہ میرا زیادہ تر وقت پاک وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے گزرتا ہے، لیکن میں جب کبھی چھٹی پر مرزا پور آتا ہوں تو ڈبو پر خاص توجہ دیتا ہوں، جس میں صبح کی سیر بھی شامل ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے بولا، آج صبح بھی میں ڈبو کے ساتھ دریا پار کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں رفیق کے کھیتوں میں سے گزرا تو ڈبو نے ایک طرف گردن اٹھا کر زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کی آواز پر توجہ دی اور اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیا، پھر خود بھی اس کے ہمراہ بھاگنے لگا۔ ڈبو مجھے اس مقام پر لے گیا جہاں جیلے کی لاش پڑی تھی۔ بس یہ ہے ساری کہانی۔ کتا بہت حساس جانور ہے، اس کی سونگھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے، اسی طرح اس کی سننے کی حس بھی قابل ذکر ہے۔ ڈبو نے اپنی قوت شامعہ اور قوت سماعت کی مدد سے جیلے کی لاش کو دریافت کر لیا تھا۔ میں نے سب کو فارغ کیا اور شکیل عرف جیلا سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ مقتول جمیل عرف جیلے کی عمر کا اندازہ میں نے 20 کے آس پاس لگایا تھا۔ شکیل عرف شیلا اپنے مقتول بھائی سے 5 سال بڑا تھا۔ میں نے نہایت مختصر مگر مناسب الفاظ میں شیلا سے جیلا کو پیش آنے والے واقعے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا اور پھر پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے کل جیلا کو شام سے پہلے گھر بھیج دیا تھا، لیکن وہ تو گھر پہنچا نہیں اور آج صبح اس کی لاش پہنچی ہے، یہ کیا معمہ ہے؟ میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھانیدار صاحب، وہ خوابناک لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں کس ذلیل انسان نے میرے بھائی کی جان لے لی۔ بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اب میں جیلے کے بغیر کیسے جی سکوں گا؟ اس کی نم آنکھیں اندر سے کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ یقیناً رفیق کی طرح وہ بھی ساری رات نہیں سو سکا ہوگا اور جاگتا رہا ہوگا۔ یہ لالی رت جگہ ہی کی تھی۔ اس پر مستعد چھوٹے بھائی کی حسرتناک موت نے اسے اندر باہر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔
वो ज़लील इंसान ज़्यादा देर तक मेरे हाथ से बचा नहीं रहेगा। मैंने शकील का कंधा थपथपाते हुए कहा, तुम्हें हौसले से काम लेना होगा और मेरे साथ ताउन भी करना होगा। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ जी। उसने हाथ की पुश्त से अपनी आंखों में उतर आने वाले आंसू को साफ करते हुए कहा, आप हुक्म करें। पता नहीं क्यों मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे उसका लहजा उसकी सोच का साथ न दे रहा हो। मतलब ये कि उसके अल्फाज और चेहरे के तासुरात में रब्त नज़र नहीं आता था। शायद ये फ़रत गम का नतीजा था। जिले की नागहानी मौत ने इसे बुरी तरह निढाल करके रखा हुआ था। मुझे बताया गया है कि तुमने पिछले रोज़ जिला को शाम से पहले घर वापस भेज दिया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, इसकी कोई ख़ास वजह? गंदम काटते हुए उसके बाएं हाथ पर दरांती चल गई थी जिसने जिले की 2 उंगलियों को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। शैला वजाहत करते हुए बोला, मैंने जल्दी से उसके हाथ पर पट्टी बांधी और उसे घर जाने के लिए कहा। बस इतनी सी बात है। हाथ जख्मी होने वाला वाकया कल कितने बजे पेश आया था? मैंने पूछा। असर का वक्त था जी, उसने बताया। मैंने अजान की आवाज़ भी सुनी थी। तो क्या तुम्हारे कहने पर जिला घर चला गया था? पता नहीं जनाब, वो जुज़्बुज़ होते हुए बोला। मैंने देखा नहीं था। क्यों क्यों नहीं देखा था तुमने? इसका क्या मतलब हुआ? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या तुम दोनों भाई एक ही खेत में फसल की कटाई नहीं कर रहे थे? जी नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। जिला तो इसी खेत में गंदम काट रहा था जहाँ इसकी लाश पड़ी थी, जबकि मैं दूसरी जानिब एक और खेत में था। मैं तो यही समझा था कि वो मेरे कहने पर काम छोड़कर घर चला गया होगा, लेकिन ये तो कोई और ही किस्सा निकल आया। मसलन कौन सा किस्सा निकल आया? मैंने बेसाख्ता पूछा। यही कि वो घर नहीं गया, वो लुकनतज़दा अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, और इधर ही काम में लगा रहा और किसी बदजात ने उसे कत्ल कर दिया। बात के इख्तिताम पर वो बाकायदा हिचकियाँ लेने लगा। मैंने चंद लम्हे इंतज़ार किया कि उसकी हालत समझ जाए, फिर पूछा, तुम कौन से खेत में फसल काट रहे थे? उसने एक जानिब इशारा करते हुए बताया, वहाँ। मज़कूरा खेत जाए वक़ुआ से काफ़ी फासले पर था। इन दोनों खेतों के बीच 4 या 5 बड़े खेत आते थे जिनमें गंदम की फसल तैयार खड़ी थी। ये सारे खेत कमोबेश 15 एकड़ अराजी पर थे और रफ़ीक की मिल्कियत थे, जिसमें फसल की कटाई का अमल जारी था। एक सिरे से जेला और दूसरे सिरे से शैला गंदम की कटाई का काम कर रहे थे। जाए वक़ुआ गांव की मुखालिफ वाली सिमत में था, जबकि जिस खेत में शैला कटाई कर रहा था वो गांव वाली सिमत की एक साइड पर था। शैला ने मुझे बताया कि गुज़िश्ता रोज़ उसने मगरिब से थोड़ी देर पहले अपना काम रोका और फिर घर की जानिब रवाना हो गया। जब तुम काम ख़त्म करके घर जा रहे थे तो तुमने जेला वाले खेत की तरफ झाँका था? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया। नहीं जी, मैंने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरे जहन में यही था कि जेला घर जा चुका होगा, लिहाजा मैं भी सीधा घर ही चला गया था। लेकिन जेला घर नहीं पहुंचा था और ये तशवीशनाक बात थी। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, क्या तुमने ये पता करने की कोशिश की कि वो कहाँ गायब हो गया था? जी, मैंने पूरे मिर्ज़ापुर में इसे ढूंढने की कोशिश की, वो दुखी लहजे में बोला, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आह मेरा भाई। क्या तुम जेला को तलाश करते हुए अपने खेतों की तरफ भी गए थे? मैंने पूछा। नहीं जी, मैं उधर नहीं गया। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। क्यों? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया। सीधी सी बात है जी, मेरे सवाल के जवाब में उसने बताया। इधर इस वक्त कौन हो सकता था? खेतों में काम करने वाले लोग अंधेरा होने से पहले अपने अपने घरों में चले जाते हैं और जेला को तो मैंने असर के वक्त ही वहाँ से घर भेज दिया था, इसलिए खेतों में जाकर रात के अंधेरे में इसे तलाश करने का ख्याल मेरे जहन में आ ही नहीं सकता था। तुम्हारे ख्याल में जेला की मौत का जिम्मेदार कौन हो सकता है? मैंने ठोस लहजे में इस्तफसार किया। मम मुझे क्या पता जनाब, वो बुरी तरह गड़बड़ा गया। मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें किसी पर शक है? मैंने पूछा। नहीं जनाब। देखो शकील, पुलिस के काम करने का अपना एक अंदाज है। मैंने इसकी घबराहट को रफ़े करने की कोशिश करते हुए कहा। हमें तफ्तीश का आगाज़ करने के लिए किसी के इशारे की ज़रूरत होती है। तुम्हारे बाप ने मुझे बताया है कि जेला की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी और तुम्हें भी किसी पर शक नहीं है, तो फिर तफ्तीश की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक आसूदा सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा।
ये तुम भी मानोगे कि जिस शख्स ने भी तुम्हारे भाई की जान ली है वो इससे शदीद नफरत करता था। तुमने जेला की लाश का मुआयना किया है ना? अल्लाह गारत करे इस बदबख्त को। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं हमारी खुशियों को किस मनहूस की नजर लग गई है। मकतूल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही कोई रिश्तेदारी का तनाज़ा था। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिर शकील से पूछा कि क्या जेला का किसी से रकम के लेन देन का कोई मामला था? नहीं जी, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं। वो जल्दी से बोला, अगर ऐसा कुछ था तो वो जेला ही को पता होगा। ये तो मुझे एहसास हो गया था कि फिलहाल शकील से काम की कोई बात मालूम नहीं हो सकती थी, लिहाजा मैंने उसे इस ताकीद के साथ फारिग कर दिया, शकील तुम अपनी आंखें और कान खुले रखना, जैसे ही तुम्हें कोई खास बात पता चले मुझे फौरी इतला देना। उसने मेरी हिदायत पर अमल करने का वादा किया और मैं दोपहर से थोड़ी देर पहले थाने वापस आ गया। ये वही वक्त था जब सूरज बकौले किसे सवा नेज़े पर आ चुका था। कत्ल की किसी भी वारदात की तफ्तीश में दो चीज़ें नहायत ही अहमियत की हामिल होती हैं। अव्वल, कत्ल का मुहर्रिक, दोयम आलाए कत्ल। और जेला के कत्ल के सिलसिले में अभी तक ये दोनों चीज़ें मेरी दस्तरस से बाहर थीं। मेरी अब तक की पूछताछ के नतीजे में यही बात सामने आई थी कि मकतूल की किसी के साथ किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मैं ये बात मानने को हरगिज़ तैयार नहीं था, क्योंकि जिस अंदाज में जेला की ज़िंदगी का चिराग गुल किया गया था वो शदीद तरीन नापसंदीदगी और गहरी नफरत को जाहिर करता था। और जहाँ तक आला कत्ल का मामला था तो मेरी मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो कोई आहिनी सलाख, कोई हथौड़ा या कोई भी लोहे की भारी शय हो सकती थी। जेला की खोपड़ी का अकबी हिस्सा इतनी बेतरतीब से चटकाया गया था कि भेजा भी बाहर झांकने लगा था। ये कारी ज़र्ब शदीद तेज और गैज़ गज़ब के आलम में ही लगाई गई थी। मैंने अपने एक सादा लिबास एहलकार को इस काम पर मामूर कर दिया कि वो मिर्ज़ापुर में घूम फिर कर ये मालूम करने की कोशिश करे कि मकतूल की किसी शख्स के साथ किसी किस्म की कोई धमकी, दुश्मनी या कोई नाराज़गी तो नहीं थी। मैंने ऐसे ही एक और सादा लिबास एहलकार को हवेली मुराद रवाना कर दिया। रफ़ीक ने मुझे बताया था कि मकतूल जिला की अपने ताया की बेटी नबीला से शादी होने वाली थी। मकतूल का ताया सिद्दीक हवेली मुराद नामी गाँव में रहता था। इस एहलकार ने हवेली मुराद में सुनगुन लेना थी कि शायद कत्ल की इस वारदात का कोई सुराग मिल जाए। ये दोनों एहलकार खासे मुस्तैद और खोज लगाने के माहिर साबित हुए थे, जब ही मैंने इन्हें इस नौयत की जिम्मेदारी सौंपी थी। शाम से थोड़ी देर पहले एक अहम इतला मुझ तक पहुंची। इतला कुनिंदा भी एक किसान ही था, जिसकी ज़मीन शेखुपुरा और लायलपुर की सरहद के साथ लगी हुई थी। मज़कूरा किसान का नाम मुश्ताक बाजवा था। मैंने मुश्ताक बाजवा को फ़ौरन अपने पास बुला लिया। मुश्ताक बाजवा की उम्र 40 से ज़्यादा थी। वह एक पस्ता कामत और फरबा अंदाम शख्स था। मैंने इसे बैठने के लिए कहा और पूछा, बाजवा जी क्या खबर लाए हो? मेरे खेतों में एक हथौड़ा मिला है सरकार, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। बस जी यही बताने आपके पास चला आया हूँ। कैसा हथौड़ा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कहाँ है वो हथौड़ा? वो तो उधर मेरे खेतों ही में पड़ा है, वो जल्दी से बोला। मैंने उसे उठाने या हाथ लगाने की भी कोशिश नहीं की। मुझे पता चला है कि जेला को किसी ऐसे औजार से हलाक किया गया है, इसीलिए मैंने इस हथौड़े को बिल्कुल नहीं छेड़ा और सीधा आपके पास चला आया हूँ। यह तो तुमने अक्लमंदी का सबूत दिया है बाजवा। मैंने सराहने वाले नज़र से उसकी तरफ देखा। वो खुश हो गया। मैंने एक कांस्टेबल को साथ लिया और मुश्ताक बाजवा की मईयत में उस मकाम पर पहुंच गया जहां मज़कूरा हथौड़ा पड़ा हुआ था। धूप का जोर तो टूट चुका था, ताहम फिजा में अभी तक हिद्दत और तमाज़त बाकी थी। सूरज गुरूब होने में अभी कमोबेश 1 घंटा बाकी था। मैं उकड़ू बैठकर इस हथौड़े का जायज़ा लेने लगा। फिर मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। हथौड़े के सर पर यानी उसके आहिनी हिस्से पर खुश्क खून लगा हुआ था और इस जमे हुए खून में मुझे चंद बाल भी चिपके हुए दिखाई दिए। मज़कूरा हथौड़े का सिरा इतना वज़नी था कि इसकी एक ही ज़रब किसी भी इंसान की खोपड़ी को चटकाने के लिए काफ़ी थी। अगर जमील उर्फ जेला को इसी हथौड़े की मदद से मौत के घाट उतारा गया था तो फिर ये बात भी तय थी कि उसके सर पर जमा हुआ खून और इस खून के साथ चिपके हुए बाल यकीनन जिला ही के थे। मुश्ताक बाजवा से रस्मी पूछताछ के बाद मैं मज़कूरा मुतवक्का आला कत्ल को अपने साथ ले आया और मुश्ताक बाजवा को हिदायत कर दी कि वो अगर कोई भी गैर मामूली बात देखे या महसूस करे तो फ़ौरन मुझे इतला दे। इसने मेरे अहकाम पर अमल करने का यकीन दिलाया था।
मुश्ताक बाजवा की अराजी शेखुपुरा और लायलपुर की सरहद के साथ लगी हुई थी, ताहम इसका शुमार मिर्जापुर यानी शेखुपुरा ही में होता था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दूसरी जानिब जिला लायलपुर का पहला गांव हवेली मुराद था, जहां मकतूल का ताया सिद्दीक हलवाई रहता था। मिर्जापुर और हवेली मुराद में 8 मील का फासला हायल था, जिसके 2 गांव शेखुपुरा में और 6 लायलपुर के इलाके में आते थे। जेला का कत्ल मिर्जापुर में हुआ था और ये हथौड़ा शेखुपुरा के आखिरी किनारे पर मुश्ताक बाजवा के खेतों से मिला था, जिससे यही जाहिर होता था कि अगर इसी हथौड़े से जेला को कत्ल किया गया था तो कातिल अपना काम करने के बाद लायलपुर की तरफ गया था और रास्ते में उसने यह हथौड़ा मुश्ताक बाजवा के खेतों में फेंक दिया था। इसका एक और भी मतलब था, और वो ये कि कातिल का ताल्लुक लायलपुर के सरहदी गांव हवेली मुराद से हो सकता था। इस ख्याल ने मेरे अंदर सनसनी की एक लहर सी दौड़ा दी। अगर मैं दुरुस्त सिमत में सोच रहा था तो फिर इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि जेला के साथ दुश्मनी हवेली मुराद की जानिब से किसी ने की थी। मैंने मज़कूरा खून आलूद हथौड़े को लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया, ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि इसके सर पर पाए जाने वाले बाल जेला ही के थे या किसी और के थे। वैसे मुझे इस बात का यकीन था कि मैंने आला कत्ल तक रसाई हासिल कर ली है। अगर यह हथौड़ा किसी और जगह इस्तेमाल हुआ होता तो फिर इसके सर पर इंसानी बालों की मौजूदगी का कोई जवाब नहीं मिलता था, और वो भी खून में चिपके हुए बाल। अगरचे मिर्जापुर और हवेली मुराद के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं था, लेकिन हवेली मुराद का इलाका मेरे थाने की हुदूद ही में आता था, क्योंकि हवेली मुराद ज़िला लायलपुर में था और मिर्ज़ापुर ज़िला शेखुपुरा में। मैंने आइंदा रोज़ हवेली मुराद जाने का प्रोग्राम तो तरतीब दे दिया और अपने क्वार्टर में आ गया। मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रही थी कि हवेली मुराद का दौरा काफ़ी सूदमंद साबित होगा। शायद ये मेरी छठी हिस्स थी। आइंदा रोज़ मैं अलग सुबह लायलपुर के लिए रवाना हो गया। अगर मैं हवेली मुराद जाने के लिए खेतों वाला रास्ता इख्तियार करता तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाता, लेकिन मुझे डायरेक्ट वहाँ नहीं जाना था। इस सिलसिले में महकमा जाती खानापुरी बहुत ज़रूरी थी। हवेली मुराद ज़िला लायलपुर में था और ये इलाका मेरे थाने की हुदूद में नहीं आता था, लिहाजा वहाँ किसी किस्म की तफ्तीश से पहले मुतल्लिक़ अफराद को इत्तला देना ज़रूरी था। मैं पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लायलपुर पहुंचा। वहां मुतालिक अफसरान को अपनी आमद की ग़र्ज़ व क़यास से आगाह किया। इसके बाद मैं इस थाने में पहुंच गया जिसकी हुदूद में हवेली मुराद आता था। वहां का थाना इंचार्ज मेरा पुराना शनासा था। उसने मेरा पुरतबाक इस्तकबाल किया और जब मैंने उसे अपनी आमद के बारे में बताया तो उसने दोस्ताना अंदाज में कहा, मलिक साहब, आपने खामखा हेडक्वार्टर में हाज़िरी लगाने की ज़हमत की, सीधा मेरे पास आ जाते। ये थाना भी आप ही का है। आपकी मोहब्बत और खुलूस की मैं दिल से कद्र करता हूँ। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, लेकिन ज़ाब्ते की कार्रवाई भी ज़रूरी है ना। अगर कोई काम तरीके सलीके से हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है। आप ठीक कहते हैं मलिक साहब। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। वाकई इसमें कोई हर्ज नहीं। आप चाहें तो मेरे अमले में से 1-2 अहलकार भी अपने साथ ले जाएं। आप मुझे हर किस्म के ताउन के लिए हमेशा तैयार पाएंगे। मेरा एक ख़ास आदमी सादा लिबास में पहले से हवेली मुराद में मौजूद था। मैंने थाना इंचार्ज को उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने कहा, आपके ताउन का बेहद शुक्रिया जनाब, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा भीड़ भाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत सादगी के साथ मकतूल की होने वाली ससुराल से थोड़ी पूछगछ करूँगा और वापस चला जाऊँगा। जैसे आपकी मर्ज़ी साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। किसी भी मरहले पर अगर मेरी या मेरे अमले की मदद की ज़रूरत पेश आए तो किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। मैं हाजिर हूँ। ज़रूर बताऊँगा अगर ज़रूरत महसूस हुई तो, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और कोई ख़ास बात पता चली तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। इस एतमाद और भरोसे का शुक्रिया मलिक साहब, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। थाना इंचार्ज ने ठंडे मशरूब से मेरी तवाज़ो की और मुझे एक टांगे में बिठाकर हवेली मुराद खान की जानिब रवाना कर दिया। हवेली मुराद का नाम चौधरी मुराद अली के नाम पर रखा गया था, लेकिन अब चौधरी मुराद इस दुनिया में बाकी नहीं रहा था। काफ़ी अर्से पहले इसका इंतकाल हो गया था और इन दिनों चौधरी मुराद का पोता चौधरी इमदाद और इस गांव का वाली वारिस था। मुझे पता चला कि चौधरी इमदाद अली के बाप
चौधरी शमशाद का 2 साल पहले इंतकाल हो गया था। इसके बाद चौधरी इमदाद अली ने इस गांव की चौधराहट संभाल ली थी। मैं चौधरी इमदाद और उसके हवेली को नज़रअंदाज करते हुए पूछता पाछता सीधा सिद्दीक हलवाई की दुकान पर जा पहुंचा। मज़कूरा दुकान बंद थी। मैंने पड़ोसी दुकानदार से पूछा, सिद्दीक ने आज दुकान क्यों नहीं खोली? उसने आंखें मीच कर खोली, फिर गहरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आपको पहले कभी नहीं देखा? क्या आप हवेली मुराद में नए हो? मैं इस वक्त सिविल ड्रेस में था। अगर मैं पुलिस के यूनिफॉर्म में होता तो ये दुकानदार मुझे देखते ही चौंक जाता। मैंने इस उम्र रसीदा शख्स के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ चाचा, मैं इधर 1-2 बार ही आया हूँ। कहाँ से आए हो? जवान वो दिलचस्पी लेते हुए बोला। तोबा टेक सिंह से आया हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। सिद्दीक से मेरी दूर की रिश्तेदारी है, इसी से मिलने आया था, लेकिन इसकी दुकान बंद पड़ी है। लगता है कि मुझे अब इसके घर ही जाना होगा। घर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, सिद्दीक हलवाई की पड़ोसी दुकानदार ने बताया। फ़ायदा क्यों नहीं चाचा? मैंने सवालिया नज़र से इसे घूरा। इस शख्स की उम्र 60 से ज़्यादा थी, ताहम वो साटा पाठक की अमली तफसीर दिखाई देता था। सिद्दीक हलवाई की दुकान के बराबर में उसने परचून की दुकान खोल रखी थी। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया, घर में कोई भी नहीं है, वो सब लोग उधर मिर्ज़ापुर गए हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक सिद्दीक हलवाई की फैमिली में इसकी बीवी कनीज़ फातिमा और बेटी नबीला के सिवा और कोई नहीं था। मैंने कहा, चाचा, तुम्हारा मतलब है कि सिद्दीक, इसकी घरवाली और बेटी तीनों मिर्ज़ापुर गए हैं? जी, मेरा यही मतलब है। इसने इस बात में गर्दन हिलाई। इस वक्त सिद्दीक के घर पर ताला लगा हुआ है। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में ज़रा सी भी दिक्कत महसूस नहीं हुई कि जीले के कत्ल की खबर हवेली मुराद पहुंच चुकी थी, वरना सिद्दीक एंड कंपनी का बाजमात मिर्ज़ापुर चले जाने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। इस दुकानदार का नाम मुझे खैरुद्दीन मालूम हुआ था। खैरू चाचा, मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा, यह अचानक सिद्दीक बच्चों के साथ मिर्ज़ापुर क्यों चला गया है? सब खैर तो है ना? खैर नहीं है पुत्र, वो दुखी शक्ल बनाते हुए बोला। सिद्दीक ने अपनी कुड़ी की शादी छोटे भाई के बेटे से तय कर रखी थी। इस लड़के को किसी ने कत्ल कर दिया है। ओह, मैंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा। तुम रफ़ीक के छोटे बेटे जमील और जिला की बात करते हो? हाँ हाँ, वही। उसने ताइदी अंदाज में सर हिलाया। कल दिन में मिर्ज़ापुर से जिला के कत्ल की खबर आई थी और ये लोग कल शाम से पहले ही वहाँ रवाना हो गए थे। चाचा, खैरू खासा बातूनी वाक़या हुआ था। मैंने इसकी इसी फितरत से या आदत से फ़ायदा उठाने की कोशिश की और बड़े धीमे और गैर महसूस अंदाज में से घिसते हुए बोला, पिछली दफ़ा जब सिद्दीका मेरे पास तोबा टेक सिंह आया था तो उसने बताया था कि इस साल जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म होंगी वो नबीला की शादी कर देगा। हाँ पुत्र, उसका इरादा तो यही था, मगर वो रंजीदा हो गया। अब तो जिला ही नहीं रहा, फिर नबीला की इससे शादी कैसे होगी? हाय वे रब्बा, बेचारा सिद्दीका की एक ही बेटी है और इसकी खुशियाँ देखना भी नसीब ना हुई। मैंने दिल शिकस्ता लहजे में कहा। ये दुनिया दुखों की नगरी है पुत्र, वो फलसफियाना अंदाज में बोला। सिद्दीका के पहले 2 बेटे 2 साल और 5 साल की उम्र में फौत हो गए थे। ये नबीला अमजद और माजिद के बाद पैदा हुई थी। सिद्दीक का ख्याल था कि वो नबीला की शादी अपने छोटे भाई रफ़ीक के बड़े बेटे शकील से करेगा। दोनों जानिब रिश्ते की बात चली गई। फिर अचानक ही सब कुछ बदल गया। वो बोलते बोलते रुक गया। सब कुछ कैसे बदल गया? मैंने चौंके हुए लहजे में दरियाफ्त किया। पुत्र, तुमने अपने नाम नहीं बताया, वो अचानक मुझसे बोला। और ये भी बताओ कि उधर तोबा टेक सिंह में तुम क्या करते हो? चाचा, मेरा नाम मलिक जवाद है, मैंने जवाब दिया। और मैं ज़मींदार हूँ। अल्लाह ने चंद किले ज़मीन दे रखी है, बस इज्जत और शर्म से गुजारा हो रहा है।